हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक उसका मानचित्र है, उस पर आज चर्चा होगी। यह जो एग्ज़ाम जुलाई 2024 में होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। तो ये टॉपिक छूट गया था, इसलिए आज इसको कंप्लीट किया जाएगा मेरे द्वारा। तो आप सतत इस चैनल से जुड़े रहें, अभ्यास करें। इसमें MCQ की सीरीज़ लगातार चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। कोई परेशानी आ रही है तो वो दूर की जाएगी और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसमें लेक्चर्स भी अपलोड किए गए हैं, तो आप लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अपनी नोट्स बनाएं, फिर अभ्यास करें तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। तो इसमें हम आज देखेंगे मानचित्र के प्रकार, जिसमें भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। फिर मानचित्रों के बाद हम देखेंगे दूरी, और फिर देखेंगे दिशा सूचक या दिशा मापी यंत्र। उसके बाद प्रतीक चिन्ह, और लास्ट में हम देखेंगे खाका। किसी भी चीज़ का रफ कार्य जैसे हम करते हैं, फेयर कॉपी से पहले रफ कार्य किया जाता है, उसी प्रकार एक खाका तैयार किया जाता है, फिर उसको ओरिजिनल पेपर में बनाया जाता है। तो हम उसकी आज चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ आपको ग्लोब के बारे में। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तब तो उपयोगी है ग्लोब, लेकिन यदि आपको अपने शहर, गांव, राज्य और देश का अध्ययन करना है तो इसके लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना कि पूरे विश्व के लिए है या पूरी पृथ्वी के लिए है। तो वही इसमें बताता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह है, इसके भाग का एक क्या है, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है मानचित्र। ये आप याद रखेंगे यहाँ से कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अर्थात कोई पेपर है सरफेस 2 डायमेंशनल 2D में, तो मानचित्र हमेशा 2D में ही बनेगा। तो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र है। और इसमें आप याद रखेंगे पैमाना विशेष रूप से लिया जाता है। उसमें पैमाने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 20 किलोमीटर की दूरी है, तो उसमें आप दर्शाएंगे कि इस 20 किलोमीटर दूरी को उसमें 1 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। ये पैमाना मान लिया जाता है कि 20 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर इस मानचित्र में। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी उस कागज़ में 20 किलोमीटर को इंगित करेगी, उसे पैमाना बोलेंगे। फिर है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, ऐसा बताता है। फिर लिखता है, मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है। तो एटलस में बहुत से भौतिक, राजनीतिक दोनों प्रकार के मानचित्र उसमें दिए रहते हैं। फिर है, एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। जैसा कि मैं चर्चा किया था, आपको भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र इसमें पढ़ने को मिलेंगे। यही सीटेट में पूछा जाता है। और भी हैं, लेकिन समझाने के लिए बहुत मटेरियल है मेरे पास, लेकिन जो एग्ज़ाम में आएगा सिर्फ वही आपको बताया जा रहा है।
इसके बाद इसमें बैच जो पीएससी के यूजीसी नेट के चलेंगे उसमें आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा उस लेवल का। तो इसमें अभी आपका सीटेट लेवल का ही पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें एक कोट दिया गया है समझने के लिए। एक रबर की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर दें। आप चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार उदाहरण के माध्यम से इसमें बताया गया है कि आप एक रबड़ की गेंद ले सकते हैं, उसको बीच से काट सकते हैं, उसमें रेखा खींचने के बाद काटिए और फिर उसको चपटा करने की कोशिश कीजिए तो रेखाओं का स्वरूप बिगड़ जाएगा। ये बताने की कोशिश करता है, इसीलिए बोलता है कि गोले को चपटा करेंगे तो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। अब हम देखते हैं मानचित्रों के प्रकार। तो पहला है भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र का मतलब ही होता है भौतिक स्थलाकृतियाँ जितनी भी हैं, पर्वत, पठार, नदी, मैदान, महासागर, ये सभी उच्चावच प्रकृति के भौतिक कारक माने जाते हैं। तो भौतिक मानचित्र का अर्थ यह भौतिक कारकों से अर्थात भौतिक स्थलाकृतिक रूपों से है। तो भौतिक मानचित्र में भौतिक स्थलाकृतिक, ये इसको एकदम आप परफेक्ट नोट करिए। इससे क्वेश्चन आएंगे कि भौतिक मानचित्र या स्थलाकृतियों के नाम दे देगा, बोल देगा कि इनमें से किस मानचित्र में इनको दर्शाया जाएगा, भौतिक मानचित्र में, राजनीतिक मानचित्र में या थीमेटिक मानचित्र में। तो आपको फिर वहाँ डाउट होगा, इसलिए आप इसको नोट करिए, इसके उदाहरणों को विशेष रूप से। तो इसमें जो भौतिक मानचित्र है तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। तो भौतिक की जगह उच्चावच मानचित्र भी दे सकता है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र राज्य, शहर, नगर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो आप सीमाओं को विशेष ध्यान देंगे। नगर, राज्य, शहर, गांव आपसे याद रहेंगे, लेकिन सीमाओं को आप विशेष ध्यान देंगे तो ये भी राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत ही आएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले मानचित्र की ओर। थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। तो इसमें आप याद रखेंगे सड़क का मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। तो क्वेश्चन आता है मानचित्र के कितने घटक हैं? तो दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीनों क्या हैं? मानचित्र के घटक हैं। तो मानचित्र के 3 प्रकार हमने देखे, ठीक। उसके बाद मानचित्र के अब घटक देखेंगे, जिसमें दूरी, दिशा और प्रतीक 3 घटक को हम पढ़ेंगे यहाँ। तो आप घटकों के नाम याद रखेंगे, थीमेटिक मानचित्र के उदाहरण याद रखेंगे, पॉलिटिकल मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र के उदाहरण याद रखेंगे और भौतिक मानचित्र के या उच्चावच मानचित्र के आप उदाहरणों को याद रखेंगे। तो थीमेटिक को विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि आप भौतिक को और राजनीतिक मानचित्र को आप पकड़ पाएंगे यदि उदाहरण के नाम आएंगे, लेकिन थीमेटिक को नहीं पकड़ पाएंगे। ये सड़क आप सोच लेंगे भौतिक होगा, लेकिन सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, इनको चारों को आप याद रखेंगे, थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं मानचित्र के घटक। फर्स्ट है दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। जैसा कि मैं शुरू में बताया था, इसमें पैमाना मान लिया जाता है, इसलिए वास्तविक दूरी जैसा ही आपको प्रतीत होगा। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना, यहाँ फिर से जिक्र आ गया, पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है।
तो इसको भी याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट लाइन छप के आती है कि स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पैमाना कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर, जैसा कि मैं अभी बताया था, से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। चूँकि 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। सेम वही चीज़ बताया है जो मैं ऊपर आपको चर्चा से शुरू में ही बताया था। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। हर पैमाने पर आप देखेंगे उसके कॉर्नर पर, कोने पर पैमाना दिया रहता है हर मानचित्र में कि कितने सेंटीमीटर बराबर स्थल की कितनी दूरी ली गई है। उसमें आप देख करके बता सकते हैं कि इन 2 क्षेत्रों के बीच की दूरी इतनी होगी। सेंटीमीटर के हिसाब से आप नाप भी सकते हैं। फिर सेकंड पर आता है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यदि नज़दीक के क्षेत्रों को दर्शाना हो अर्थात कम दूरी के, तो बड़े पैमाने का यूज किया जाता है। अपोजिट होता है इसमें जो पैमाना लिया जाता है, इसीलिए जब अत्यधिक दूरी को लिया जाएगा तो छोटा पैमाना बनाया जाएगा, नहीं तो अत्यधिक दूरी फिर उसमें ड्राइंग में आएगी नहीं, कागज़ के बाहर निकल जाएगी आपकी दूरी। इसलिए यदि अभी हम 1 सेंटीमीटर पर 5 किलोमीटर ले रहे थे, तो हो सकता है एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को दर्शाना है, तो 5 किलोमीटर अब यहाँ नहीं मानेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 किलोमीटर मानेंगे, तब जाके वो 10-20 हज़ार किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा, या 1000 किलोमीटर मानेंगे। तो इस प्रकार से फिर वो आ जाएगा, उसमें एक कागज़ में आपका पूरा मानचित्र बन जाएगा। तो इसलिए जितनी ज़्यादा दूरी होगी पैमाना उतना ही छोटा बनेगा, और जितनी कम दूरी होगी पैमाना उतना ही बड़ा बनेगा। इस प्रकार आप इसको अपोजिट समझ सकते हैं या लिख भी सकते हैं। वही समझाता है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। अब यहाँ 500 किलोमीटर, अभी 5 किलोमीटर लिया था, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो आप इस लाइन को नोट करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड पैरा पर। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसा कि अभी मैं बताया था, अपोजिट हो गया। यदि छोटा क्षेत्र है तो पैमाना बड़ा, यदि बड़ा क्षेत्र है तो पैमाना छोटा होगा। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो अधिक जानकारी कौन से पैमाने वाले मानचित्र? तो इसमें बताता है कि बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। भाई वो क्षेत्र छोटा है, पैमाना बड़ा है, तो ऑफिशियली उसका डिटेल सब कुछ समाहित होगा। और यदि दूरी जाता है, पैमाना छोटा है, तो आप उतना ज़्यादा उतनी कम जगह में नहीं दर्शा सकते। अब हम देख लेते हैं इस कोट को भी। आओ कुछ करके सीखें। एक पैमाना बना है, इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं, एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होगा कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। 5 सेंटीमीटर यहाँ 50 मीटर। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। तो 5 सेंटीमीटर में 50 मीटर है और 12 सेंटीमीटर में आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, भाग दे देंगे, जो भी आएगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते हैं, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, इसके बीच सी से
एम, एम से बी, बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। तो इस प्रकार इसमें उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। अब हम देखते हैं अगला, ये इसमें दिखाया गया है। कुआं है, विद्यालय है, करीम का घर है, ई से डी शीला का घर, फिर सी है विकास का घर, फिर दुकानें बनी हैं, फिर एम चौराहा है एक, और बी फिर आ जाता है पोस्ट ऑफिस से, और यहाँ एक पेड़ दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और नीचे पैमाना बताया गया है। ऐसा पैमाना हर मानचित्र में, आप जो भी मानचित्र एटलस में भी देखोगे उसमें ये पैमाना बना रहता है। यहाँ पे बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ये अब हम देखेंगे दूसरा घटक दिशा। अभी हम पहले घटक के बारे में चर्चा कर रहे थे, दूरी के बारे में। अब हम देखेंगे दिशा। तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। दिशाओं के नाम दिए गए हैं। कभी कभार आपसे पूछ लेता है वो दिशा देकर कि यदि इस दिशा से इस दिशा में लड़का जा रहा है तो बताइए अब किस दिशा में जा रहा है। तो आप इनके नाम या ये डायग्राम आप बना लेंगे अपनी नोट्स पर। ये दिक सूचक, दिशा सूचक यंत्र है। कंपास, चुंबकीय सुई इसमें होती है, उत्तर दिशा की ओर स्थिर रहती है, जो रुक जाती है, उसी का चित्र इसमें दिखाया गया है। अब हम चर्चा करेंगे दिशा की। तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर, ऊ डॉट है, मतलब उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। तो इसको भी आप नोट करेंगे कि उत्तर दिशा की ओर तीर का निशान होता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। 4 मुख्य बिंदुओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। वे प्रधान दिक बिंदु कहे जाते हैं, अर्थात मुख्य दिशाएं जो 4 होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रधान दिक बिंदु, अर्थात पूर्व को, पश्चिम को, उत्तर को और दक्षिण को, इनको प्रधान दिक बिंदु कहा जाता है। ये आप नोट करेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रधान दिक बिंदु किन्हें कहा जाता है। उत्तर पूर्व पश्चिम के अलावा भी उत्तर पूर्व कर देगा, उत्तर पश्चिम कर देगा, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम कर देगा। तो आप कन्फ्यूजन में होंगे, इसलिए आप याद रखेंगे जो मुख्य दिशाएं हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये प्रधान दिक बिंदु कही जाती हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब जो ये बीच वाली दिशाएं हैं, ये गोले से दर्शा रहा हूँ, ये 4, तो इनकी सहायता से बोलता है कि किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें प्रधान दिक बिंदु आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन उसी से आते हैं। और उत्तर दिशा जो सुई ठहरती है उसको उत्तर दिशा या उत्तर रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र एवं खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा का पता लगाना है और दुकानों से विद्यालय की दिशा। हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो जो आपको इसमें नोट करने वाली बात है, तो हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा, तो दिशा ज्ञात करने वाले यंत्र को दिक सूचक, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। कौन सी? मुख्य या प्रधान दिशाओं का। और इसकी जो चुंबकीय सुई है वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है।
तो यहाँ से 2 1 चुंबकीय सुई किस दिशा में, तो उत्तर दक्षिण दिशा में विशेष रूप से उत्तर को इंगित करती है। और दिशा मापक या दिशा बताने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो दिक्सूचक। अब हम बढ़ते हैं तीसरे घटक की ओर, प्रतीक या प्रतीक चिन्ह। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ये तीसरा प्रमुख घटक है। जब विभिन्न आकृतियों को क्या किया जाता है, मानचित्र पे नहीं दिखा पाते हैं तो उनको क्या करते हैं, चिन्हों के माध्यम से दिखाते हैं। उन्हीं को क्या कहेंगे, प्रतीक चिन्ह हम कहेंगे। इसमें बताया गया है कि रेल की पटरी, कुएं आदि को दिखाना संभव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रतीक का उपयोग करते हैं जो कम स्थान घेरते हैं और सटीक जानकारी भी देते हैं। इसमें कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, तो आप कुछ के डायग्राम देख लें, बना लें और याद भी रखेंगे, क्योंकि डायग्राम भी कभी कभी देके पूछ लेता है कि यह प्रतीक चिन्ह किसको इंगित करता है। या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें रेलवे लाइन आपकी दिखाई गई है, ये तीनों रेलवे लाइन दिखाई गई हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मीटर गेज, नैनो गेज, ये जो होती हैं रेलवे लाइन, इनके नाम हैं, तीनों दिखाई गई हैं। फिर सड़कों का दिखाया गया है, पक्की का और कच्ची का। फिर है सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। ये अंतर्राष्ट्रीय है पहली, दूसरी राज्य है और तीसरी जिला है। फिर है नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। ये नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है और ये पुल है। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मंदिर है और गिरजाघर और मस्जिद और छतरी है। फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पीओ को पोस्ट ऑफिस, पीटीओ को पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस और पीएस को पुलिस स्टेशन कहते हैं। वहीं बस्ती और कब्रिस्तान का आप देख सकते हैं ये डायग्राम, और लास्ट में पेड़ और घास। तो इस प्रकार से आप इनको ज़रूर ध्यान से नोट करेंगे, बना लीजिए, या इसके स्क्रीनशॉट ये साफ कर दिया गया है, आप ले सकते हैं। के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। इसको ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इनके उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए, जलाशयों के लिए। भूरा रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए, और पीले रंग पठारों, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि नीला रंग किसके लिए, किसको दर्शाने के लिए, तो जलाशयों को। भूरा रंग पर्वतों को, पीला रंग पठारों को, वहीं हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं, याद कर लेंगे। अब हम आते हैं रेखा चित्र। इसमें ऊपर जो डायग्राम है उसी का डिटेल इसमें दिखाया गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नहीं है। रेखा चित्र अब देखते हैं। तो रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आप मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं।
तो आप मानचित्र और रेखा चित्र में अंतर समझ गए होंगे। रेखा चित्र का मतलब ये होता है कि आप खड़े खड़े बिना पैमाने के, बिना नाप जोख के बता दें। आप बोल देते हैं ना कि भाई 100 मीटर चले जाना, उस मोड़ से 100 मीटर राइट चले जाना, हमारा घर आ जाएगा, अंदाज बस कर बोल देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेखा चित्र। मुख्य रूप से इसमें जो शब्दावली यूज हुई है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है। यह याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित, आकलन पर आधारित होता है, न कि पैमाने पर। तो दोनों में अंतर यही है, मेन अंतर यही है कि मानचित्र में पैमाने का उपयोग आवश्यक है, बिना पैमाने के मानचित्र बनाना असंभव है। लेकिन रेखा चित्र की यदि बात करें तो रेखा चित्र में किसी भी पैमाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अंदाज से, अनुभव से, अपने याददाश्त के अनुसार खड़े खड़े कहीं भी आप उसको दर्शा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, दोनों में अंतर सिर्फ पैमाने का है। उसमें पैमाना ऐड होगा मानचित्र में, जबकि रेखा चित्र में बिना पैमाने के उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो दोनों में मूलतः अंतर यही है, पैमाने का। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आता है खाका। खाका जैसा मैं पहले ही आपको बताया था कि आप एक रफ कार्य कर लीजिए, फिर उसका फेयर करिए। तो खाका मतलब रफ कार्य। तो इसमें बताता है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। बताता है कि छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसा कि ऊपर अभी हम मानचित्र में पढ़े थे कि पैमाना जितना ज़्यादा बड़ा, दूरी उतनी कम और उतनी ही ज़्यादा डिटेल उसमें। तो इस प्रकार इसमें दिया गया है कि बड़े क्षेत्र का जो होता है, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यदि पैमाना बड़ा है तो ऑफिशियली क्षेत्र क्या होगा, ठीक अपोजिट, छोटा होगा, तो उसमें जानकारियाँ क्या होंगी, बहुत अधिक। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। रेखा चित्र में कोई पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए बोलता है कि रेखा चित्र हम खींच सकते हैं कमरे की लंबाई चौड़ाई के लिए खड़े खड़े वहीं, जिसे हम खाका कहेंगे। कच्चा चिट्ठा कि एक कच्चा वो बना लो बस, फिर उसको हम पक्का कर देंगे। तो इस प्रकार से खाका कहा जाता है, अर्थात एक रफ कार्य करिए, फिर हम फेयर करते रहेंगे, उसको अच्छे से बनाएंगे घर में। मास्टर क्लास में बोल देते हैं ना कि अभी भारत का डायग्राम जो है या भारत का नक्शा जो है उसको आप अपने हिसाब से बना लो, घर में अच्छे से बना के लाना कल। तो वही है कि आप क्लास में खाका बना लिए हैं, अब घर में जाके फेयर अच्छे से फेयर कॉपी में एकदम उसी तरह बनाना है आपको। तो वो कहला जाता है खाका, जो क्लास वर्क में आपने जल्दी जल्दी में बनाया था। फिर इसमें एक कोड आता है, कोड दिया गया है, स्कूल भुवन NCERT वेब पोर्टल देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। तो आप इसमें भुवन पोर्टल है, स्कूल भुवन नाम का NCERT का वेब पोर्टल है, उसमें जाकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं मानचित्र का, कहीं का भी मानचित्र आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में जो चर्चा हुई वो मुख्य रूप से मानचित्र पर हुई, मानचित्र के घटकों पर हुई, दिशा, दूरी और एक और घटक है प्रतीक चिन्ह। दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह, फिर उसके बाद रेखा चित्र और खाका। तो इस प्रकार 4 चीज़ों पर चर्चा हुई, मानचित्र, मानचित्र के घटक, नंबर 3 रेखा चित्र और नंबर 4 खाका। घटकों में दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह 3। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, 1-2 क्वेश्चन अति आवश्यक रूप से आते हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, इसकी नोट्स बनाएंगे, इसको 1-2 बार सुनिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर उसको बस एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए। रिवीजन टाइम में वो काम आएगी, रिवीजन करिए, एग्जाम दे दीजिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, आप ध्यान रखेंगे।
वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। ये आ गया, देखिए भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। तो भौतिक में पर्वत पठार मैदान आएंगे, राजनीतिक में आपके गांव शहर राज्य आएंगे, थीमेटिक में आपका आएगा ये वृक्षों का वितरण, इसलिए यहाँ बीच में डाल दिया। अब देखिए इसको पकड़ना मुश्किल था, यदि आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। फिर दूसरा है नीले रंग का इस्तेमाल दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसे सेम क्वेश्चन आते हैं उसमें सीटेट में। तो नीले रंग के लिए जलाशय के लिए नीला रंग, पर्वतों के लिए भूरा रंग था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। फिर तीसरा है दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो मुख्य दिशा थी, उसको पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है, दिक् सूचक यंत्र का। फिर चौथा है जो क्वेश्चन, तो वह पैमाना आवश्यक है। अब इसमें फिर से कन्फ्यूजन होगा आपको। पैमाना आवश्यक है देता है का मानचित्र के लिए, खा रेखा चित्र के लिए और ग प्रतीकों के लिए। यहाँ अब रेखा चित्र बीच में डाल दिया है, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा कि मानचित्र किसके लिए, पैमाना किसके लिए पढ़े थे, मानचित्र के लिए पढ़े थे कि रेखा चित्र के लिए। तो पैमाना बार बार बताया गया है कि मानचित्र में अनिवार्य होता है, रेखा चित्र आपका कच्चा चिट्ठा यानी खाका है, उसमें कोई पैमाने की आवश्यकता नहीं। आप एक पेपर लीजिए, तुरंत खड़े खड़े बता दीजिए कि 10 बाई 50 का प्लाट है या 20 बाई 50 का है, 80 बाई 80 का है, तो इसमें ऐसा ऐसा बना ले। फिर आप बाद में उसको ले जाइए इंजीनियर फिर जब बनाएगा तो उसका मानचित्र वो अच्छे से बनाएगा, पैमाने के साथ बना कर देगा। तो इस प्रकार से इसके 4 क्वेश्चन हैं। जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के लास्ट में दिए गए हैं तो लगभग कुछ क्वेश्चन एज इट इज उसी तरह छप के आते हैं, तो इसलिए आप इनको भी विशेष ध्यान देंगे इन क्वेश्चनों को। बाकी एमसीक्यूज में कवर हो जाते हैं हालांकि, पर इनको भी आप अलग से नोट कर लेंगे, नोट करते वक्त लेक्चर सुनते वक्त। तो इस प्रकार से जो आज की चर्चा हुई, तो इसमें मानचित्र टॉपिक आज समाप्त होता है। तो उम्मीद है कोई आपको लेक्चर्स पसंद आते होंगे। आप फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करें, कोई दिक्कत समस्या है तो उसका निराकरण मेरे द्वारा बिल्कुल किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।